नमस्कार दोस्तों, निश्चय एकेडमी यूपी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सीटेट एग्ज़ाम 2020 का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 10-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस देंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए दोस्तों, जो सीटेट एग्ज़ाम है वास्तव में एक समझ है, एक सोच है। जिस पैटर्न पर पेपर बनता है उस पैटर्न को आप समझ लीजिए, उस सोच को आप समझ लीजिए। एक टीचर की सोच होती है और उसी सोच को विकसित करने के लिए, आपके अंदर एक समझ विकसित करने के लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं सीटेट 2020 के लिए, जो आपका 5 जुलाई को होने वाला है। तो इस सीरीज़ में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को, आपने मापन मूल्यांकन पढ़ा ही होगा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन को, अब 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन केवल नंबरों के संदर्भ में ही होता है कि कहीं कोई बच्चे का हम कॉपी मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि सिर्फ नंबर के आधार पर, या बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, हम कॉपी का नहीं, हम यहाँ बच्चों का, एक विद्यार्थी का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ कॉपी का मूल्यांकन जो उसने लिखा है वही नहीं होता। देखिए, व्यापक चीज़ होता है मूल्यांकन, कई चीज़ों का मूल्यांकन होता है, उसके कॉपी का, उसके हर एक पहलू का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसलिए केवल नंबरों के लिए, केवल शब्द जो यहाँ पर दिखा रहा है कि केवल नंबरों के लिए ही नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर ही आधारित होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि लिखित कार्यों, जो यहाँ लिखित कार्यों कह रहा है वो भी गलत बात को दर्शाता है कि केवल लिखित कार्यों का ही मूल्यांकन नहीं होता है, उसके व्यवहार का भी मूल्यांकन होता है। अलग अलग पक्ष होते हैं एक शिक्षार्थी के, तो इस तरह से संपूर्ण मूल्यांकन करना होता है, ना कि एक लिखित कार्य पर आधारित ही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षण करते समय ही मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, अलग गतिविधि के रूप में इस चीज को नहीं लेना चाहिए। डी ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जो मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेस है, इसका एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों की गलतियां, बच्चे गलतियां करते हैं, तो इनकी गलतियां क्या होती हैं? इन 4 ऑप्शन के माध्यम से आप समझिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। दूसरा ऑप्शन है बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। महत्वहीन की बात आ गई है तो ये गलत होगा। कभी भी जो गलतियां होती हैं वो महत्वहीन नहीं होती हैं, क्योंकि जो बालक होता है वो गलतियों से ही सीखता है, व्यक्ति गलतियों से ही सीखता जाता है, गलती करेगा और आगे फिर सीखेगा। सी ऑप्शन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चों की गलतियां लापरवाही को नहीं प्रदर्शित करती हैं। डी ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो जो बच्चों की गलतियां हैं वो बार बार अभ्यास करने को कहना चाहिए और वो तुरंत सुधार देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा, अधिगम का एक भाग है। जैसा कि हमने अभी बता दिया कि बच्चे या कोई भी मनुष्य गलतियों से ही सीखता है, तो यहाँ आप समझिएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि अधिगम का एक भाग है और उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने पढ़ा है, सूझ देता, अंतर्दृष्टि में सूझ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांतों को दर्शाती है? जो नीचे लिखी हुई स्थिति है, एक यहां पर देखिए, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं।
और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को ये सोच लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, और वो हतोत्साहित हो जाते हैं और उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिएगा। पहला ऑप्शन ये है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञान और संवेग अलग अलग नहीं है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब बच्चा संज्ञान लेगा मतलब कि उसे महसूस होगा, जो महसूस होगा वास्तव में वो संज्ञान ही है। उसे पता चलना, किसी कार्य के बारे में पता चल जाना ही संज्ञान है। और जब उसे संज्ञान हो जाएगा तब उसके अंदर कोई संवेग आएगा, तब उसके अंदर हतोत्साहित होगा, तब वह डिप्रेस होगा, वो संज्ञान है, वो संवेग है। तो संज्ञान और संवेग, बिना संज्ञान के संवेग नहीं हो सकता है। जब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई हमारे खाने की फेवरेट चीज़ हमें दिखाई पड़ गई, मतलब दिखाई पड़ गई, वो मैंने देख लिया तो वो संज्ञान हो गया। अब उसको खाने के लिए जो संवेग हमारे जो विचार आते हैं, वास्तव में संवेग क्या होते हैं, विचार ही होते हैं। तो जो विचार आ गए हमारे मन में वही क्या है, संवेग। मतलब संज्ञान ही आया तब संवेग आया। इसका मतलब ये हुआ संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, जबकि संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी व्याख्या अच्छे से, सभी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका है, बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ 4 तरीका दिया हुआ है आपको, 4 ऑप्शन के माध्यम से आप देखिएगा। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, अगर हम कह दें कि आप किताब में, पुस्तक में जो चीज़ें लिखी हुई है बहुत अच्छे से रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, तो क्या इसमें हम समस्या समाधान आपको बता रहे हैं? नहीं, इसमें केवल और केवल हम रट्टा मरवा रहे हैं। तो रट्टा की बात सीटेट में कभी भी, रट्टा पर जो बल देता है ऑप्शन, वो कभी सही नहीं होता, हमेशा गलत होता है। बी ऑप्शन है, बच्चों को समस्या के बारे में साझा अनुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। और सी ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं व्यवस्थित तरीके से आप लिख डालिए। क्या यह समस्या समाधान है? डी ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो डी ऑप्शन हमेशा क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार अभ्यास कर डालिए। तो यहाँ पर समस्या समाधान सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि जब आप अभ्यास, एक ही प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, एक तरह से वह आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, एक तरह से रटना ही हुआ। लेकिन जब आप बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति हो जाए कि समस्या है क्या, वास्तव में बच्चे ये समझ लेंगे कि समस्या क्या है और वह अनुमान लगाएंगे, अलग अलग विकल्प सोचेंगे कि इस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। उस तरीके से अगर बच्चा सोचता है तो वह प्रोत्साहित है, वह मोटिवेटेड है। इस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, एक शिक्षक इस तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है। वास्तव में प्रश्न
समस्या जितने अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्न जितना अच्छा समझ में आ जाएगा, उत्तर निकालना उसका उतना ही आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है समस्या को पहले समझ लीजिए, उसके बाद उस पर अनुमान लगा करके फिर कार्य करना होता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, दूसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। कैसा दृष्टिकोण? संरचनात्मक दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिव, जो एक कंस्ट्रक्शन की तरह, तो एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखता है बालक, वो ऐसे इसके अनुसार जो अधिगम है, जो सीखना है, वो क्या है? जानकारी की अर्जन करना। क्या जानकारी अर्जन करने की प्रक्रिया ही संरचनात्मक है कि आप हर चीज की जानकारी को इकट्ठा करते रहिए, जानकारी जो चीज पहले से बनी हुई है। बी ऑप्शन है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन। और अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है या एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। तो यहां देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है वह है कि एक सक्रिय, जब व्यक्ति सक्रिय रहेगा और समाज में सभी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए सीखेगा, तब वह अधिगम सही तरीके से कर सकता है। तो जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है वह एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है, निष्क्रिय तो हो नहीं सकता। व्यवहार में जो परिवर्तन करता है वह अधिगम होता है, लेकिन संरचनात्मक नहीं। सिर्फ ज्ञान अर्जन कर लेना, मतलब कि चीज़ों को रट लेना ही, लेने पर ही बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं। आप एक शिक्षक हैं, विद्यार्थी की योग्यता को समझ लेंगे और उसमें विश्वास हो जाएगा कि बालक किस योग्य है, उस अनुसार जब आप शिक्षण करेंगे तो क्या उसका उत्साह भंग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, प्रभावित तो होगा ही, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है, निश्चिंत हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी भी प्रकार, किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सकारात्मक विश्वास होता है, नकारात्मक विश्वास नहीं, यहाँ सकारात्मक विश्वास की बात की गई है कि बच्चा सीख सकता है या इसकी जितनी योग्यता है उसको हम आगे पढ़ा सकते हैं, तो वह बच्चा क्या होता है, वह सीखने के लिए उत्सुक हो जाता है। जब आप उसको उसकी कमियों को देख करके और उस स्तर पे जा करके पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बच्चा क्या होगा, उत्सुक हो जाएगा, जानने की इच्छा उसमें बढ़ेगी और वह प्रेरित होकर के बहुत अच्छे से आपकी विधियों को जो शिक्षण करते हैं, आपका विषय वस्तु जो है उसको समझता चला जाएगा। आपका स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छा रहेगा उस जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न से किसका उदाहरण है? विद्यार्थियों की सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना ही है। सीटेट कहता है कि प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर आप ऑप्शन पर जाइए। तो प्रश्न ये कह रहा है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल, स्व मतलब स्वयं की पहल व प्रयास शामिल है, जो वह स्वयं पहल या प्रयास करते हैं अपने आप से, वह शामिल है। किस उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, सबसे पहला अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है, दूसरा है परंपरागत विधि है, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और चौथा है निगमनात्मक विधि। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो विद्यार्थियों की स्वपहल होती, विद्यार्थी क्या है, अधिगम करता ही है। और विद्यार्थी जब अपने हिसाब से सोचेगा
अपने पहल से प्रयास से वह सीखेगा तो वह किसकी कौन केंद्र में है, तो वह विद्यार्थी ही केंद्रित है। विद्यार्थी अपने अकॉर्डिंग सीख रहा है, मतलब कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होगी। तो यहाँ स्वपहल और प्रयास जो शामिल है वह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शामिल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको समझना है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं इन सभी ऑप्शन में। बच्चों की सोच, पहला ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बी ऑप्शन है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और सी ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो वयस्कों से मात्रात्मक रूप में नहीं, अगर मात्रात्मक कहता है ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे भी बहुत सोचते हैं, वयस्क भी सोचते हैं, तो मात्रात्मक गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न नहीं हो सकती, एकदम से निम्न नहीं हो सकती। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर ना ही बहुत निम्न होती है ना बेहतर, इसका अनुमान लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वह कह रहा सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो गुणात्मक रूप से भाई, जो एक वयस्क व्यक्ति जिस स्तर पर जा करके किसी चीज को सोच सकता है, क्या बच्चा भी उस स्तर से सोच सकता है? आपने कहते हुए सुना होगा कि अभी तुम बच्चे हो, अब अभी तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती, मतलब कि तुम उस क्वालिटी की चीजें समझ ही नहीं सकते, मतलब कि सोच ही नहीं सकते वहां तक। मतलब क्या हुआ कि जो बच्चों की सोच होती है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर, हिंदी में जिसको लिंग। जेंडर होता है एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जेंडर है क्या? सामाजिक संरचना तो हो नहीं सकता, जेंडर सामाजिक संरचना नहीं हो सकता। एक आर्थिक अवधारणा का जेंडर लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसा कितना भी हो तो इससे आपका जेंडर पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक जैविक निर्धारक है, हाँ जैविक है, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि यह आनुवांशिक है, और जो आनुवांशिकता होती है वो जैविक निर्धारक होती है कि जेंडर कौन सा जेंडर होगा। आनुवांशिकता से ही ये सारी चीज़ें निर्धारित तो होती हैं, एक जैविक निर्धारक है जो जेंडर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। मनोवैज्ञानिक सत्ता नहीं हो सकता जेंडर, जेंडर का मनोविज्ञान से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। और सी ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। और डी ऑप्शन है संवेगात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक एवं स्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान लगाना। आप सोचिए आप कि जो विकास होता है बालक का, वहाँ पर शारीरिक तो होगा, ठीक है, शारीरिक पक्ष। यहाँ आपको देखना होगा कि विकास के पक्ष देखना होगा कि विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं। आपको विकास के पक्ष पढ़ाया जाता है, वहाँ जब आप वहाँ से लिंक कर पाएंगे इस क्वेश्चन को तो अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए आध्यात्मिक पक्ष नहीं होता है विकास का, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक है वो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएंगे। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। इसमें है शारीरिक, संज्ञानात्मक
सामाजिक और संवेगात्मक। तो आपने पढ़ा होगा विकास के पक्ष, शारीरिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष और संवेगात्मक पक्ष। ये विकास के पक्ष हैं बालक के। इसका मतलब जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। आप सोचते हैं कि सीटेट में विकास से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आप देख लिए कि विकास के जो पक्ष हैं वहां से भी सीटेट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। तो 10 क्वेश्चन का ये सीरीज पहला सेट था हमारा 10 क्वेश्चन का। ऐसे 10-10 क्वेश्चन का हम आपको टेस्ट देते रहेंगे, एक प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, उसमें पूरी व्याख्या करेंगे। हाँ दोस्तों, जो चीज़ें आपको मान लीजिए किसी बिंदु पर कोई भी बातें ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए। आगे आपको बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और हमारी व्याख्या इस तरह से होगी कि आप चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी प्रश्न में व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो इसका मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4 ऑप्शन है तो 4 क्वेश्चन है। वो कहीं ना कहीं आप अलग अलग क्वेश्चन में लिंक कर पाएंगे। व्याख्या को अच्छे से समझते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगले टेस्ट के लिए इंतजार करिए, हम उपस्थित होंगे अगले टेस्ट सीरीज में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ और भी अच्छे व्याख्या के साथ। नमस्कार।